सर, एक समय में आप पीए रहे हैं मंत्रियों के और आप आज स्वयं मंत्री हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हम जिनके साथ रहे हैं, सहयोगी के रूप में काम किए हैं। 18 में आप सेवानिवृत्त हुए और 19 में आप चुनाव लड़े और 24 में आप विधायक के चुनाव लड़े। आप आज मंत्री हैं। इतना जल्दी विकास, क्या आपके काम को देख के पार्टी ने आपको इतना मौका दिया? देखिए, लोगों को लगता है कि इन्होंने इतना कम समय में ये उपलब्धियां हासिल कर ली। अभी आपके पास क्या रोड मैप होने वाला है, क्योंकि यहाँ खिलाड़ियों की कमी नहीं है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपके पास रोड मैप होने वाला है? देखिए, यहाँ पे ग्रामीण प्रतिभा बहुत हैं और मेरे देखने में आया कि जो भी प्रतिभा है बहुत कमज़ोर वर्ग के हैं। जी सर, यहाँ ग्राउंड की कमी है, स्टाफ की कमी है, कोच की कमी है, डाइटिशियन की कमी है, तो ये बहुत ज़रूरी है जो खिलाड़ियों को मिलना चाहिए, प्रोवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ जल्दी कदम उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोच की कमी है। अभी हमने एक बैठक में बोला था कि भाई कोच का जो मानदेय है उसको बढ़ाइए। विपक्ष से इंडिया अलायंस बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार मोदी को हटाना है, संविधान बचाना है, तो आपको क्या लगता है कितना लोग सफल हो पाएंगे? कुछ सफल नहीं होंगे। उनका उद्देश्य केवल मोदी को हटाना है। देश के विकास और देश की सुरक्षा और देश की अखंडता से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं मोदी हटे। शासकीय सेवा में रहते हुए अलग अलग मंत्रियों के साथ पीए के रूप में काम किए, फिर राजनीति का रंग ऐसा चढ़ा कि वे स्वयं राजनीति में आ गए और आज उनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है। पहली बार चुनाव लड़े, जीते और आज मंत्रिमंडल में हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टंकराम वर्मा जी के बारे में। जी धन्यवाद। जी, विधानसभा चुनाव के बाद कुछ नाम ऐसे सर जिनका चर्चा बहुत ज़्यादा हुआ, उनमें से एक नाम आपका भी है। खैर सर, राजनीतिक चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कौन है टंकराम वर्मा, उनका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा, थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, एक किसान का बेटा हूं। गांव में रह करके पढ़ा लिखा हूं। बलौदाबाजार में मैं कॉलेज का परीक्षा पास किया हूं और मैं 83 में शिक्षा विभाग में शिक्षक पद ज्वाइन किया हूं। शुरू से मेरा सामाजिक गतिविधियों में, समाज के कार्यक्रम में, गांव के कार्यक्रमों में मेरा सहभागिता रहता था। मैं महाविद्यालयीन के समय से ही लोगों की सेवा करना, लोगों के काम करना, सबकी बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता था। मैं उसमें मेरी रुचि थी और संघ परिवार और भाजपा परिवार से आता था, तो मेरा संपर्क हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ था। तो मेरे काम को देख करके और पार्टी के प्रति समर्पण भाव को देख करके नेताओं ने मुझको अपने पास रखा। स्टार्टिंग में मैं माननीय करुणा शुक्ला जी, जो अब स्वर्गीय हो गए, उनके साथ रहा। फिर पार्टी में मेरे जो काम काज का संदेश ऊपर तक पहुंचा, फिर सब ने अपने पास एक पार्टी वर्कर के रूप में रखा और जिनके साथ रहा मैं पार्टी का काम करते रहा। ये तब की बात है जब आप टीचर थे कि टीचर से सेवानिवृत्ति के बाद की बात? मैं टीचर था, उसी समय मुझको डेपुटेशन में अपने साथ ले लिए, तो मैं फिर पार्टी का ही हो गया। जी, तो ये धीरे धीरे फिर बढ़ता गया। फिर मैं 2018 तक किया, लेकिन संगठन में और क्षेत्र के काम को कभी छोड़ा नहीं, लोगों से सतत संपर्क रहा। और 2018 के बाद 19 में मैं VRS ले लिया, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और फिर मैं जिला पंचायत रायपुर में उपाध्यक्ष बना। फिर पार्टी ने रायपुर जिला ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। जी सर, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। आपने LLB भी किए हैं, 2 MA किए हैं। तो राजनीति में आने की आपकी इच्छा शुरू से थी जब आप पढ़ाई कर रहे थे, कि ऐसा कुछ एनवायरनमेंट बन गया कि आपको आना पड़ा? मैं जो है लोगों की सेवा करना चाहता था। अभी बता रहा था कि मैं पिताजी के नाम से फाउंडेशन बनाया था।
उस फाउंडेशन के तहत मैं धर्म, संस्कृति, संस्कार को आगे बढ़ाया, लोगों के बीच ले गया राम कथा, भागवत कथा के माध्यम से। और मैं काम करते करते महसूस किया कि लोगों की सेवा बिना राजनीति के नहीं हो सकती। राजनीति जो है लोगों की सेवा का एक माध्यम है, ये व्यापार या व्यवसाय नहीं है। तो उस लक्ष्य को लेकर के मैं चला और पार्टी ने अवसर दिया और लोगों का प्यार मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला और बहुत अच्छा वोट से लोगों ने जिता करके मुझको भेजा। हमारे बलौदाबाजार विधानसभा के इतिहास में पहले बार 14,700 से जीते हैं, नहीं तो हमारा मार्जिन बलौदाबाजार का मुझको ध्यान है कि 5,000 और 7,000 से ज़्यादा कभी गया नहीं है। तो अच्छा, सबसे बड़ी ख़ास बात यह है बलौदाबाजार विधानसभा के चुनाव में कि मैंने वोट के लिए गलत रास्ते का सहारा नहीं लिया। कभी मैंने एक पौवा किसी को दिया नहीं, न कभी किसी को वोट देना है करके किसी को 2 रुपया दिया। लोगों का प्रेम था, आशीर्वाद था, स्नेह था, लोगों में एक विश्वास था कि आदमी योग्य है, इसको बना के भेजेंगे तो क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे, ये उसके मन में था। सर, एक समय में आप पीए रहे हैं मंत्रियों के और आप आज स्वयं मंत्री हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हम जिनके साथ रहे हैं, सहयोगी के रूप में काम किए हैं, एक बतौर कर्मचारी के रूप में किसी के साथ काम नहीं किया हूँ, जिसके साथ भी काम किया हूँ एक सहयोगी के रूप में, और पार्टी के काम काज में, शासकीय कार्यों में अच्छा लगता है। कहीं पे कोई ऐसा वो नहीं है कि हम साथ कैसे बैठे, ऐसा नहीं, पहले से ही हमारा सबसे अच्छा। जहाँ तक हमें जानकारी है सर, आपकी जो बैकग्राउंड है वो राजनीतिक वाला नहीं रहा है, तो आपका आइडियोलॉजिकल पर्सन कौन जिनको आप फॉलो करके आप राजनीति में आए? देखिए, हमारे परिवार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारा है ही नहीं है। बड़ा भाई था, वो सरपंच था, अभी हैं भाई साहब। और हमने कई लोगों के जीवन को देखा है, जीवन को पढ़ा है, जिन्होंने राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करते करते अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं। हमने देखा तो नहीं है, लेकिन पढ़ा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कि इन्होंने देश की सेवा कैसे की। तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, इनके जीवन से हम सीख करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये हमारे प्रेरणा स्रोत। 18 में आप सेवानिवृत्त हुए और 19 में आप चुनाव लड़े और 24 में आप विधायक के चुनाव लड़े, आप आज मंत्री हैं। इतना जल्दी विकास, क्या आपके काम को देख के पार्टी ने आपको इतना मौका दिया? देखिए, लोगों को लगता है कि इन्होंने इतना कम समय में ये उपलब्धियाँ हासिल कर ली। जो सफलतम व्यक्ति है उसको पता रहता है कि कितने अंधेरे रात को काटा है। मेरी तपस्या आज की नहीं है, मैं बरसों से लोगों की सेवा कर रहा हूँ और हर कार्यक्रम में मेरी सहभागिता है, लोगों के बीच रहा हूँ, चाहे व्यक्तिगत काम हो, चाहे समाज का काम हो, चाहे गांव के विकास का काम हो। किसी भी क्षेत्र में मेरा योगदान कम नहीं रहा है, बढ़ चढ़ के रहा है। सरकार की योजनाओं को मैं गांव तक ले गया हूं। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही, 15 साल बहुत काम किया, हर योजनाओं को गांव तक ले गया। तो वो सब पीछे हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, डर लग रहा था, और जैसे अभी आपने बताया कि मैं किसी प्रकार से गलत रास्ते का सहारा नहीं लिया, तो ये आपके अंदर जो एनर्जी था या फिर जो आत्मविश्वास था वो किस कारण था? क्या 5 साल में बेहतर काम नहीं हो पाया था? देखिए, मैं पहले ही बताया कि मैं यही बोलता था कि मैं जीत के ही आऊँगा, चाहे किसी को दे, कितने पैसे वालों को दो, किसी को दे, मैं जीत करके ही आऊँगा, 100% बोलता था मैं। उसका कारण ये था कि जो लोग मेरे से जुड़े थे वो कोई लालच में नहीं जुड़े थे, निस्वार्थ भाव से जुड़े थे। और एक चीज़ बताने में मेरे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि मेरे साथ महिलाएं बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं भागवत कथा, राम कथा, भजन, कीर्तन, ये सब था। और मेरी पत्रिका भी आती है। हमने जब रामायण भागवत कहा है तो हमारे 4 पत्रिका जो निःशुल्क हमने 60,000 लोगों को बांटे हैं। बहुत प्रेरणादायी प्रसंग है, आपको भी भेंट करेंगे अभी। तो 100% विश्वास था। लोगों के चेहरा को देख करके लगता था, लोग बोलते थे हमको कोई खरीद नहीं सकता, हम आपको विधायक के रूप में देखना ही चाहते थे। माने मेरे से ज़्यादा उत्साह उन लोगों में था।
तो इस सब को देख करके लगता था कि मैं तो जीत के ही आऊँगा, और वाकई में वो समय आया और मैं जीत के आया। सर, अभी वर्तमान में आप खेल कूद एवं युवा कल्याण, साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन है और राजस्व के भी मंत्री हैं, तो जो खेल विभाग होता है सर, इसमें 5 साल से अलंकरण समारोह में उन्हें नहीं दिया जा रहा था पुरस्कार, तो अभी शुरू हुआ 5 साल के बाद, तो ऐसा क्या कारण रहा है जो अभी तक निलंबित था? 5 साल में क्यों नहीं? देखिए, इनकी शुरुआत हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो किए थे। बहुत अच्छा है ये, खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए, उसमें एनर्जी, हाँ, उत्साह लाने के लिए 5-6 में शुरू किया था, जो रेगुलर चला 18 तक। 18 के बाद सरकार बदली तो इन्होंने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। 5 साल तक कोई ध्यान नहीं दिया, न अलंकरण समारोह हुआ, न उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची इन्होंने घोषित किया, न किसी एक को नौकरी मिली। खिलाड़ियों में हताशा था, बहुत निराशा था। कई बार लोग धरना प्रदर्शन किए, मंत्री के बंगले का घेराव किए, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। हमारी सरकार आई तो हम उस पीड़ा को देखे थे। तो सबसे पहले तो हम आते ही घोषणा किए कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, विष्णुदेव साय जी की सरकार आ गई, अलंकरण समारोह आयोजित करेंगे। और जो हमने विधानसभा में घोषणा किया था, मीडिया से घोषणा किया था कि हम करेंगे, आखिर में हमने करके दिखाया। और उस दिन हमने देखे हैं इंडोर स्टेडियम में कि खिलाड़ियों के चेहरे पे कितना मुस्कान था, कितना सुकून था। हमारे स्पीकर साहब डॉक्टर रमन सिंह जी कार्यक्रम में उपस्थित थे, वो भी गदगद हो गए कि मेरा शुरू किया हुआ था, फाउंडेशन मेंबर हैं, वो फाउंडेशन रखने वाले हैं। तो खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ा है, और हमारी मंशा तो ये है कि हम इस विभाग में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। जैसे भाजपा सरकार में हुआ वैसे ही फिर से अब शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ में सर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, बस यहाँ कमी है तो साधन की बहुत अभाव है यहाँ। और इसके बाद जो विभाग है उनके द्वारा भी कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। तो अभी आपके पास क्या रोड मैप होने वाला है? क्योंकि यहाँ खिलाड़ियों की कमी नहीं है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपके पास रोड मैप होने वाला है? देखिए, यहाँ पे ग्रामीण प्रतिभा बहुत हैं, और मेरे देखने में आया कि जो भी प्रतिभा है बहुत कमज़ोर वर्ग के हैं, जिनके पास जाने आने के लिए, जिनके पास साधन नहीं है, ऐसी प्रतिभा बहुत है। और इस प्रतिभा को मंच देने की ज़रूरत है, अवसर देने की और सुविधा देने की ज़रूरत है। चुनाव जीतने के बाद हमारा विधानसभा सत्र चला, उसके बाद लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लग गए, तो कुछ अभी विशेष नहीं कर पाए हैं, लेकिन तमन्ना है मन में कि हम खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देंगे और छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को निखारेंगे। इनका नाम प्रदेश में, देश में और विदेश में भी हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। जी सर, कुछ दिन पहले हमारी इंटरव्यू जो पूर्व मंत्री उमेश पटेल जी के साथ हुआ, तो उनका ये कहना था कि जो 5 साल में हमारे कार्यकाल के दौरान जो काम हुआ है खेल को लेकर, या फिर युवाओं को आगे ले जाके दूसरे राज्य में प्रदर्शन करने के लिए हो जाए, या फिर कुछ ऐसा व्यवस्था करने की, तो बेहतर काम हुआ। लेकिन जो 15 साल का रहा है भाजपा सरकार का, उसमें उतना काम नहीं हो पाया। तो आपको लगता है कि 5 साल में कांग्रेस बेहतर काम किए हैं खेल क्षेत्र में? देखिए, हमको एक ही नाम याद आता है कि इन्होंने 5 साल में क्या किया, और सारी मतलब पूरे प्रदेश जानती है कि इन्होंने खेल के नाम पे इतनी बड़ी भ्रष्टाचार किया। राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया, 150 करोड़ का बजट दिया, और उस बजट से कोई बता दे कि उन्होंने एक खिलाड़ी को तैयार किया हो, एक खिलाड़ी को पुरस्कृत किया हो, कोई उदाहरण बता दे। पूरे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सीधे सीधे उन्होंने पैसा को ट्रांसफ़र कर दिया। एक एक पंचायत को 1-1 लाख रुपया उन्होंने क्लब बनाया था। तो हमारे सरकार आते ही हमने देखा कि बहुत धांधली हुआ है। हम विधानसभा में ही घोषणा कर दिया, हमने इस पे राजीव युवा मितान क्लब को हमने ख़त्म कर दिया, और बल्कि जो इन्होंने पैसा व्यय किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसके हमने जांच के निर्देश दिए हैं। जांच अभी प्रक्रिया में है। जी सर, यहाँ ग्राउंड की कमी है, स्टाफ की कमी है, कोच की कमी है, डाइटिशियन की कमी है, तो ये बहुत ज़रूरी है जो खिलाड़ियों को मिलना चाहिए, प्रोवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ जल्दी कदम उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोच की कमी है। अभी हमने एक बैठक में बोला था कि भाई कोच का जो मानदेय है उसको बढ़ाइए, जब कोच रहेंगे तो खिलाड़ी तैयार होंगे। तो हमने इनका व्यवस्था भी कर रहे हैं, कोच लाएंगे अच्छा, उनको मानदेय देंगे, खिलाड़ी तैयार होगा,
और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपदा प्रबंधन से भी आपकी जिम्मेदारी है, आपदा प्रबंधन को लेकर, राजस्व को लेकर। तो अभी तक जो व्यवस्था 5 साल में थी और इससे पहले 15 साल बीजेपी सरकार में थी, तो आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर हुआ है और क्या इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, राजस्व विभाग के प्रति नज़रिया लोगों का ठीक नहीं रहता है और इसको हम ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने आने के बाद एक इसमें नियम बनाए हैं। जनरली इसमें नामांतरण, सीमांकन, बटांकन का ही विवाद और इसी में समय लगता है। तो इसके लिए हमने एक नियम लाया है कि यदि कोई मामला विवादित नहीं है तो उसका हमने अवधि निर्धारित कर दिया है। नामांतरण, यदि कोई मामला विवादित नहीं है तो उसके 3 महीने के अंदर होना चाहिए, और यदि विवादित प्रकरण है तो उसका हमने लिमिट कर दिया है 6 महीना। अगर इस लिमिट समय में यदि कोई अधिकारी काम को नहीं करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अभी इसको और हम देख रहे हैं कि इसको नयापन इसमें क्या ला सकते हैं। अभी जियो रेफरेंसिंग का चल रहा है और भुइयाँ वाला कार्यक्रम, उसमें भी कुछ अपडेट करना है। तो कोशिश ये है कि किसानों को, भूस्वामियों को किसी की तरफ का तकलीफ़ ना हो, ये हमारा प्रयास है। और मैं बैठक में भी कलेक्टर को निर्देश दिया हूँ कि जो छोटे छोटे प्रकरण है, छोटे छोटे काम है, उसके लिए किसान जो है तहसील कार्यालय के चक्कर मारते हैं। मैं कहा स्ट्रिक्टली कि जो काम 1 दिन में होने का है उसको तुरंत करें, बेवजह किसी को परेशान ना करें। तो हमारा प्रयास यही है कि किसानों को सहूलियत मिले, उनका काम जल्दी हो। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आरोप ये है कि उनका ये कहना है कि जो रजिस्ट्री के लिए पैसा लगता था फीस, वो उनके शासनकाल में 30% कम था। अब बीजेपी की सरकार आ गई है, उसको फिर से 30% बढ़ा दिया गया। क्या सच है ये? देखिए, ये जो है मेरे विभाग का मामला तो नहीं है, है ना, ये वित्त विभाग का मामला है और इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा मैं। सर, एक और बहुत बड़ी मुद्दा ये आती है कि जैसे कि अब नई सरकार बनती है तो हमेशा ऐसा लगता है कि बड़ी अपेक्षाएं रहती है लोगों की। तो जो महतारी वंदन योजना है या फिर जो 3100 रुपये जो धान की क्विंटल हो गया, फिर 2 साल का जो बोनस हो गया, तो ये कहीं ना कहीं दबाव के ऊपर आपको देना पड़ा है कांग्रेस की, चूँकि यहाँ कांग्रेस की बहुत मेजोरिटी किसान सरकार थी। तो क्या सही कि कांग्रेस के दबाव में आने के बाद बीजेपी अपना जो मैनिफेस्टो उसको बदली है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसीलिए लोग बोलते भी हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और ये जो विधानसभा चुनाव में जिस विषय पे बोल रहे हैं आप, ये मोदी जी की गारंटी थी, और मोदी जी की गारंटी जो है दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी है। और उस गारंटी को धरातल पे लाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने किया है। जो बोला था वो धरातल पे लाए हैं, कहीं कोई समझौता नहीं। और आज प्रदेश में बड़ा उत्साह है, खुशहाली है। पहले बार छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी धनराशि, हज़ारों करोड़ रुपया पहली बार गांव में नीचे तबके के लोगों तक पहुंचा है। जी, कांग्रेस की हार और बीजेपी की इतनी बड़ी जीत, अब तक की सबसे बड़ी जीत, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? एक ही कारण है, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी ने तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब के लिए इतना बेहतरीन योजनाएं लागू किया हैं। अब उनकी योजनाएं तो सबको पता है, गिनाओगे तो घंटों लग जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के सबके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। हर हाथ को काम मिले ऐसी ऐसी योजनाएं लाए हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, जन धन योजना है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, सबके लिए है। कांग्रेस शासनकाल की जो ऐसी कौन सी 1-2 योजना है जिनको आप बताना चाहेंगे क्या ये बेहतर काम किया है, लोगों के हित के लिए काम हुआ है? ऐसा कोई योजना आपको? देखिए, कांग्रेस ने एक ही काम किया है। 5 साल में हम कितना लूटे हैं, ये उनकी बड़ी योजना थी। और उस योजना के तहत इन्होंने गौठान योजना को लाया, गोबर घोटाला किया, उसमें रेत घोटाला, कोयला घोटाला, पेट्रोलियम घोटाला, दुनिया भर का घोटाला किया। और आज देख रहे हैं
कि कोई जेल में है तो कोई बेल में है, किसी के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है। तो ये उनका 5 साल में ये कांड हो गया। सर, हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस के बीच में विधायक है, तो उन लोग पानी पी के कोस रहे हैं बीजेपी वालों को कि चुनाव से ठीक पहले महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा के रात भर जग के इन लोग ये धोखाधड़ी वाला काम किए हैं, और अभी जिन महिलाओं को मिलना चाहिए था उसका लाभ उन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। क्या सही है ये? देखिए, जितना हमारा चुनाव में घोषणा था, जो क्राइटेरिया था, आज छत्तीसगढ़ में 70,24,000 महिलाओं को मिल रही है। बहुत बड़ी संख्या है, और कांग्रेसियों के पेट में तो दर्द हो गई। पब्लिक तो खुश है, पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। ये इन लोगों को लग रहा था कि सरकार हमारी रिपीट होगी, सबको लग रहा था कि सरकार हमारी रिपीट होगी, पर उनको ये नहीं मालूम था कि उन्होंने ऐसा करतूत ही किया है कि उनकी सरकार चली जाएगी। माने पहले बार इतना जम करके 5 साल में भ्रष्टाचार किए हैं। जी, अभी वर्तमान में बीजेपी के पास 54 सीट लगभग है, और जो मंत्रिमंडल में है उनमें से आधे ज़्यादा नए हैं। तो ये क्या बीजेपी की छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजनीति का एक नया समीकरण तैयार कर रहे हैं? देखिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये सब जगह लागू होता है। और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, प्रदेश के नेतृत्व हैं, वो जो आदेश करते हैं उनका हम लोग पालन करते हैं, और हम सब कार्यकर्ता हैं, जो निर्देश मिलता है उसके हिसाब से काम करते हैं। आपको लग रहा था कि आपका भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल होगा? कभी नहीं, हम सोचे ही नहीं थे कि हमको कभी मंत्री बना देंगे। इतना लगता था कि कभी हमको टिकट मिल जाएगा, थोड़ा सा उम्मीद रहता था, उसमें भी ज़्यादा नहीं रहता था, थोड़ा सा, क्योंकि हम काम करने वाले हैं। हम कभी बड़े नेताओं के पास जा कर के हम निवेदन करें, ज़्यादा आगे पीछे घूमे हमारे स्वभाव नहीं था। हम तो केवल काम करने वाले थे, कभी जाके हम बोले नहीं कि ऐसा है वैसा करके। इसलिए मेरे को टिकट की उम्मीद कम थी, पर जीतने का 101% था। मैं यही बोलता था कि मैं जीत के दूंगा बस, पर टिकट मिलेगी ये भी मेरे को मतलब कंफर्म नहीं था, कम उम्मीद था, और मंत्री बनने का तो सोचा ही नहीं था। किनका फ़ोन आपको आया था, उस समय क्या कर रहे थे, और जब आपको पता चला कि आपका नाम इसमें शामिल है तो कैसा लगा? मैं उसी दिन विधानसभा से निकले हम लोग, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मुझको जो ध्यान आ रहा है, हमारे किरण देव जी प्रदेश अध्यक्ष बन के एयरपोर्ट में उतरे थे। हम उसको एयरपोर्ट जा रहे थे रिसीव करने, तो बीच में ही पहुंचा था, वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया कि टंकराम, तुमको कल 11 बजे राजभवन आना है और मंत्री पद की शपथ लेना है, ये उनका शब्द था। तो हम कहे जी भैया हम आ जाएंगे, पर हमने किसी को बताया भी नहीं, घर में भी नहीं बताया कि हम मंत्री पद का शपथ ले लेंगे। हमारे पास फ़ोन विश्वास नहीं हो रहा था कि भाव को प्रकट नहीं करना चाह रहे थे? आदमी फ़ोन करता है, ऐसे ही नहीं करते हैं। विश्वास तो पूरा था, लेकिन जो उतावलापन होता है ना, वो मेरे साथ न पहले रहा है न अभी है। मैं जैसा पहले था विधायक बनने के पहले, वैसे ही आज भी हूँ। जब उसमें चलने लगा टीवी न्यूज़ में, तब मेरे को लोग फ़ोन किए, तब उनको कहा भाई हाँ हाँ हाँ, फ़ोन आया था। और जब आप घर तरफ बताया इस बात को कि मेरा भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल है, तो उन लोग का प्रतिक्रिया कैसा था, घर वालों का? नहीं, वो लोग मेरे को फ़ोन किए कि नाम आ रहा है आपका। मैं बताया नहीं, मैं किसी को नहीं बताया कि मेरे, हाँ टीवी में चल रहा था, तो बोले कि नाम चल रहा है, बोले। तो मैं कहा हाँ भाई, हाँ कल शपथ लेनी है। तो बधाई दिए, चलो अच्छी बात है, सेवा करने का अवसर मिला प्रदेश का। सर, अब बात लोकसभा चुनाव की करते हैं। 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है, आने वाले कुछ दिन में तीसरा चरण पूरा हो जाएगा। क्या लगता है, क्या माहौल है छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ में पूरा माहौल जो है भाजपा के पक्ष में है। उनका सीधा सा कारण है, नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। वर्षों के जो समस्या था उनका समाधान किए हैं, निपटाए हैं, और साथ में देश के तरक्की के लिए, विकास के लिए इतनी सारी जन कल्याण योजनाएं लागू की है। और साथ में हमारे प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आते ही बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू किया है।
जो मोदी जी की गारंटी है उसको लागू किए हैं। और कांग्रेस सरकार में जो चीज़ें बंद हो गई थी योजनाएं, उनको फिर से चालू किए हैं। तो लोगों में बड़ा अपेक्षा है और उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद फिर से हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे गरीब के, आदिवासी के, सबके सुध लेना शुरू कर दिया और विकास की रफ्तार जो है शुरू हो गई। ये भावना है, इनके कारण लोग वोटिंग करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ की 11 से 11 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा। आदिवासी मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी जो एक सामान्य वर्ग से आते हैं, एक ओबीसी से आते हैं, तो क्या ये लोकसभा आने वाले जो लोकसभा चुनाव चल रही है, इसी को देखते हुए बीजेपी की रणनीति है ये? नहीं, लोकसभा चुनाव से संबंधित रणनीति नहीं है। उन्होंने तो पूरा संतुलन बना के कि छत्तीसगढ़ का समुचित विकास कैसे होगा, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, सभी प्रदेश के सभी कोनों का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, ताकि कोई छूटे मत। ये छत्तीसगढ़ की सर्वांगीण विकास के लिए इनका ये बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की जीत हुई है, तो क्या इसका फ़ायदा आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में होगा? देखिए, अच्छा काम करेंगे उसका रिजल्ट तो मिलता ही है। जी, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, ये सामान्य बात है। अभी फ़िलहाल 2 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस की सांसद बैठी है, तो इस बार वहां स्थिति क्या है? नहीं, इस साल बदल जाएगी। इस साल भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ जाएगी सीट। एक बहुत बड़ा जो टकराव की स्थिति यहाँ बन रही है राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ से जो कैंडिडेट हैं बीजेपी की ओर से संतोष पांडे जी और कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल जी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो टकराव वहाँ बन रही है, तो सही में वास्तविक में टकराव के बस ऊपर से बात चल रही है? नहीं, ये केवल ऐसी भ्रम फैलाते हैं। वहाँ का चुनाव भी संपन्न हो गया, अच्छा मतदान हुआ है, भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ है। अभी जो 4 सीटें पे मतदान हुआ है, चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। विपक्ष इंडिया अलायंस बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार मोदी को हटाना है, संविधान बचाना है, तो आपको क्या लगता है कितना लोग सफल हो पाएंगे? कुछ सफल नहीं होंगे। उनका उद्देश्य केवल मोदी को हटाना है। देश के विकास और देश की सुरक्षा और देश की अखंडता से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं मोदी हटे और हम लोग कैसे भी करके कब्जा करें। लेकिन देश की जनता समझती है उनके चाल को। पहले एक हुए, फिर बाद में सिर फुटबॉल हुआ, आपस में लोग लड़े, लहूलुहान हुए। ये पब्लिक पूरा देख रहा है, कैसे भरोसा करेगा उस पर? अब की बार 400 पार बीजेपी नारा दे रही है, तो कितना इस बात में सच्चाई है कि 400 पार बीजेपी इस बार ले आएगी? इस बात पे पूरी सच्चाई है। मोदी जी देश में लड़ रहे हैं, जो हमारे भारतवंशी जो विदेश में रहते हैं वो भी नारा लगा रहे हैं, मोदी मोदी मोदी। आप देख रहे हैं यूएस में, जहाँ भी हैं। तो मोदी के आने के बाद हमारे देश का अर्थव्यवस्था सुधरा है, विदेश नीति सुधरी है और हमारा देश का गौरव बढ़ा है। सब महसूस कर रहे हैं, अंदर से सब चाह रहे हैं कि मोदी जी के हाथ में फिर से प्रतिनिधित्व आए और मोदी जी आएंगे और 400 पार जाए। जी, विपक्ष का ये भी आरोप है कि 400 पार तभी हो पाएगा और इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों को पहले से पता है और जो विपक्ष के जो खाता है उसको सीज कर दिया गया है। जो बड़े बड़े नेता उन्हें जेल के अंदर भेजा जा रहा है, डाल दिया जा रहा है, तो इस वजह से उन लोग बोल रहे हैं कि 400 पार। तो सही में ऐसा कुछ है? देखिए, जेल में भेजने का काम भाजपा का काम नहीं है। जेल में जो जा रहे हैं अपने कर्मों के कारण जा रहे हैं और उनके जो सरकार शासकीय जो प्रक्रिया है, शासकीय रूटीन का काम है, चेक करना, जांच करना, ये पार्टी का काम नहीं है, भाजपा का काम नहीं है। तो शासकीय विभाग के जो रूटीन का काम है उसके तहत हो रहा है। जी, सरकारी स्कूलों में शिक्षक की जो खेल शिक्षक होते हैं उनकी भर्ती होगी अब? हाँ, विधानसभा में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा किया है कि आने वाले साल में खेल शिक्षकों की भर्ती होगी। ये 1-2 साल में इसका खाका तैयार हो जाएगा कि इसमें भी 4-5 साल लगना रहेगा? नहीं, 4-5 साल नहीं लगेगा। तो आने वाला सत्र में बहुत से शिक्षक भर्ती होंगे जिसमें खेल शिक्षक भी हैं। 11 सीटें में से कितनी सीटें? 11 में 11 सीटें जीतेंगे इस बार। जी सर, आने वाले 5 साल में अपने विभाग को लेकर आपके पास कुछ ऐसा रोड मैप है जिनको आप चाहते हैं कि हाँ, इनको पहले मुझे पूरा करना है ताकि जनता को इसका फ़ायदा मिल सके और जो समस्याएं आ रही उसका निराकरण हो सके? देखिए, राजस्व विभाग का जो
प्रकरण है बहुत रहता है, छोटा है। मैं जैसे बताया कि हमने टाइम लिमिट कर दिया है कि अविवादित प्रकरण है तो 3 महीना, विवादित है तो 6 महीना। और उसके अलावा भी हम कोई नई तकनीक और उसमें सोच रहे हैं कि हम किसानों को क्या बेहतर सुविधा दे सकते हैं। उसी तरह से खेल विभाग में भी एक अच्छी सुविधा देने के बारे में हम योजना बना रहे हैं। सर, आप हमसे जुड़े इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को और प्रदेशवासियों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो सबसे आग्रह यही करते हैं कि मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाना है। हम सब उसके सपना में, उसके संकल्प में हम योगदान करें और भारत को, जो पहले कहते थे कि विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, फिर से उस स्थान पे स्थापित हो, ये सबसे आग्रह है। तो आप सुन रहे थे मंत्री टंगराम वर्मा जी को, जिनका कहना है कि आने वाले 5 साल में विकास की गति को बढ़ाना है और जो काम रुक गया है कांग्रेस की सरकार में उसको फिर से आगे बढ़ाना है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात नए कार्यक्रम में, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।